आर्टिकल नंबर 31 और 33 के तहत कोई बंदा भी एडमिशन कर सकता है जो कि जनाब वाला जिसका किसी किस्म का कोई रिलेशन हो, पार्टी टू सूट हो, कोई एजेंट हो, कोई मुख्तार ख़ास हो, मुख्तार आम हो, तो वो एडमिशन कर सकता है। ब्रॉडर टर्म है एडमिशन और कन्फेशन उसी का ही एक पार्ट है। एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों में किया जा सकता है और कन्फेशन सिर्फ क्रिमिनल केस में किया जा सकता है, यानी एडमिशन करने के बाद केस मज़ीद चलेगा, लेकिन कन्फेशन करने के बाद केस ख़त्म, जिसने कन्फेस किया उसको सज़ा दी, किस्सा ख़त्म और फ़ाइल दाखिल दफ्तर। वेलकम टू द कानून शहादत लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर फेलोज़, आज के इस लेक्चर में हम कन्फेशन और एडमिशन के दरमियान डिफरेंस को देखने जा रहे हैं। हम दो टॉपिक्स जो है एडमिशन और कन्फेशन को आर्टिकल वाइज पहले ही पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन आज हम उनको मिलाएंगे, उनका आपस में रिलेशन देखेंगे और उनमें डिफरेंस देखेंगे कि एडमिशन और कन्फेशन के दरमियान बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर QSO को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम 10 बुलेट्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कन्फेशन और एडमिशन को एक दूसरे से डिफरेंट करती हैं। अगर इन 10 के अलावा कोई आपके जहन में कोई और डिफरेंस आता है, जैसे इन दोनों की प्रोविजंस चेंज हैं, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। अब इस तरह का कोई और डिफरेंस आपके जहन में है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या इनमें से अगर आपको कोई लगता है कि ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए था तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं और आप हम सब लोग जो है स्टूडेंट्स हैं ना। मैं ज्यूरिस्ट हूँ और मे भी आप हों, लेकिन मैं ज्यूरिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरी इस्लाह आपके ऊपर फ़र्ज़ है और जो मैं सीखता हूँ वो आपको सिखाना मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। तो हमारा सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है हु इज़ इंटाइटल्ड टू मेक एडमिशन और कन्फेशन, कि कौन बंदा है जो एडमिशन कर सकता है और कौन बंदा है जो कन्फेशन कर सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आर्टिकल नंबर 31 देखना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 31 कहता है कि एडमिशन कैन बी मेड बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट और ETC। ठीक है जी, यानी एडमिशन जो है वो पार्टी टू प्रोसीडिंग के ज़रिए किया जा सकता है, उसके एजेंट के ज़रिए किया जा सकता है, और ETC में वो कहता है कि किसी मुख्तार ख़ास, किसी मुख्तार आम, किसी एडवोकेट, किसी लीगल ईयर या कोई ऐसा बंदा जिसका उस प्रॉपर्टी के साथ कोई जनाब वाला इंटरेस्ट वाबस्ता है, उसके ज़रिए ये एडमिशन किया जा सकता है। यानी एडमिशन जो है वो कोई एक बंदा नहीं कर सकता, बल्कि ये डिफरेंट लोग हैं जिनको इंटाइटल्ड किया जा रहा है आर्टिकल नंबर 31 के ज़रिए, कि इन लोगों के पास भी इख्तियारात हैं, अगर चाहें तो एडमिशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके साथ हम आर्टिकल नंबर 33 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 33 कहता है कि रेफर्ड पर्सन पार्टी टू सूट अगर किसी बंदे को रेफ़र करे कि भाई उससे जाकर पूछ लें इस बारे में, तो उस बंदे का जो ओपिनियन होगा, यानी एक्सपर्ट ओपिनियन, वो भी एडमिशन के ज़ुमरे में ही आएगा। जैसे A ने B से घोड़ा ख़रीदा, ठीक है जी, और वो घोड़ा ख़रीद कर चला गया, फिर B को आकर कंप्लेन करने लग गया कि ये जो घोड़ा है ये पागल है, ये दीवाना घोड़ा है, यानी इसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। वो कहते हैं आप C से जाकर पूछ लें, मैंने तो ये घोड़ा उससे ख़रीदा है। अगर वो कह दे कि ये पागल था तो ठीक है, फिर पागल है, और अगर वो कह दे कि ये दुरुस्त था तो ठीक है, फिर दुरुस्त ही होगा। वो दोनों इस बात पर जो है मुत्तफ़िक हो जाते हैं और C के पास चले जाते हैं। अब ये जो C का जो स्टेटमेंट होगा वो रेलेवेंट होगा और एडमिशन के ज़ुमरे में आएगा। वो जो बात कह देगा उसको दोनों पार्टीज़ एडमिट कर लेंगी कि भाई इसने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर वो घोड़ा कह देगा कि जी घोड़ा ये पागल है, तो वो B की जानिब से एडमिशन ही होगा, और अगर वो कह देगा कि घोड़ा दुरुस्त है तो फिर भी वो B की जानिब से एडमिशन ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो एडमिशन है ये कोई बंदा भी कर सकता है आर्टिकल नंबर 31 और 32 के तहत। उसके बाद है जी कन्फेशन। कन्फेशन कौन कर सकता है? तो आर्टिकल नंबर 43 इस चीज़ को हल्का सा एक्सप्लेन करता है कि ये जो कन्फेशन है ये हमेशा वो बंदा करेगा जिसके ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है जी, यानी जो बंदा किसी ऑफेंस में एक्यूज्ड पर्सन है तो वो ही कन्फेशन कर सकता है, रादर देन कोई और कन्फेशन नहीं कर सकता। अब देखें, एडमिशन जो है ना ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रुथ है। अब कन्फेशन क्या है? कन्फेशन की डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है QSO में। कन्फेशन है एडमिशन ऑफ अ गिल्ट, ठीक है, यानी किसी गिल्ट को एडमिट करने का नाम कन्फेशन है। तो जो बंदा किसी गिल्ट को एडमिट करेगा तो वो गिल्ट चूँकि उसी के रिगार्डिंग होगा जो एक्यूज्ड है, तो उसी को ही एडमिट करना पड़ेगा,
उसकी जगह पर कोई और नहीं कह सकता कि भाई ये जुर्म जो है फ़लाँ बंदे ने किया है, वो कन्फेशन नहीं होगी। यानी जिस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम है वही बंदा कहेगा कि मैंने ये जुर्म किया है तो कन्फेशन होगी, अदरवाइज़ वो कन्फेशन नहीं है। उसके बाद नंबर 2 है जी एडमिशन ब्रॉडर टर्म है, यानी एडमिशन जो है वो ब्रॉडर टर्म है और कन्फेशन उसका एक छोटा सा पार्ट है। हमने एडमिशन वाले टॉपिक में ये एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। यानी एडमिशन जो है एक ब्रॉडर टर्म है, जितने भी कन्फेशन हैं वो एडमिशन ही के अंडर आते हैं, और जबकि एडमिशन जो है वो कन्फेशन के अंडर नहीं आता। एडमिशन से निकला हुआ वर्ड है कन्फेशन। मिसाल के तौर पर ये जो पोर्शन है पढ़ा ये वाला, ये हम ले लेते हैं कि जी ये एडमिशन है, ठीक है जी, और ये जो इसका छोटा सा पार्ट है ये कन्फेशन है। अब ये जो कन्फेशन है ये इसी एडमिशन का ही पार्ट है, तो ये ब्रॉडर टर्म में है। लेकिन ये जो कन्फेशन है ये उसका जनाबे वाला एक छोटा पार्ट है, तो ये नैरो टर्म में हम कह सकते हैं, क्योंकि कन्फेशन एडमिशन से ही निकला हुआ है। नंबर 3 पे है जी एडमिशन हमेशा सिविल केसेस में किया जाता है और क्रिमिनल केसेस में भी, यानी एडमिशन सिविल में भी होगा और क्रिमिनल में भी होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ए ने जो है एक सूट बी के ऊपर फाइल किया कि हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट था, ठीक है जी, एक सूट ए ने फाइल किया बी के ऊपर। अब बी इस बात को एडमिट कर लेता है कि जी वाक़तन हमारे दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था। अब ए और बी का ये जो केस था उसमें बी का जो एडमिशन है वो सिविल केस है, यानी ये सिविल नेचर है, जिसमें मारधाड़ थाना पुलिस शामिल हो वो क्रिमिनल होगा, और जो इस तरह के मामलात होंगे कोई एग्रीमेंट को लेन देन तो वो सिविल केसेस होंगे। तो बी का ये जो एडमिशन है ये सिविल केस में हो रहा है। लेकिन अगर ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने बी का कत्ल किया है, ठीक है जी, एक ए एक्यूज्ड है किस चीज़ का, बी के मर्डर का। अब ए क्या करता है, ए इस चीज़ को एडमिट कर लेता है, कन्फेस कर लेता है कि जी मैंने इसका मर्डर किया है, ठीक है जी। अब ये चूँकि कन्फेशन, ये देखें मर्डर का यानी एक्नॉलेजमेंट ऑफ और एडमिशन ऑफ गिल्ट जो है वो कन्फेशन है, तो इसने अपने गिल्ट का जो है का एडमिशन किया तो ये कन्फेशन हो गया। लेकिन कन्फेशन चूँकि एडमिशन का ही पार्ट है तो हम कह सकते हैं कि एक सेंस में ये एडमिशन हुआ। तो एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में होता है, लेकिन ये जो कन्फेशन है ये हमेशा क्रिमिनल केसेस में ही होता है, सिविल केसेस में ये नहीं होता। सिविल केसेस में जब भी होगा वो एडमिशन ही होगा। नंबर 4 पे जो इन दोनों का डिफरेंस है वो ये है कि एडमिशन एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है, ठीक है जी। एक्सप्रेसली से मुराद है कोई चीज़ बोल कर किसी चीज़ की एडमिशन करना, किसी चीज़ की एक्नॉलेजमेंट करना, यानी अपनी ज़ुबान से इकरार करना या रिटन फॉर्म में इकरार करना, ठीक है जी। तो जो चीज़ बज़ाहिर नज़र आ रही हो आप उसको एडमिट कर रहे हैं तो वो एक्सप्रेसली है, यानी इस बंदे ने इसके ऊपर केस किया था कि हमारे दरमियान एग्रीमेंट हुआ, इस बंदे ने मान लिया कि जी हाँ हमारे दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था, तो ये एक्सप्रेस एडमिशन होगा। जबकि एडमिशन जो है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड से क्या मुराद है, इम्प्लाइड से मुराद है कि ऐसा एडमिशन जिसमें आप किसी चीज़ का इकरार नहीं करते बल्कि उस पे के ऊपर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, यानी ना आप हाँ करते हैं ना करते हैं, तो वो भी एडमिशन होगा। सिविल केस का ये असूल है कि अगर कोई चीज़ आपसे क्लेम की गई है और आपने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली है तो वो भी आपका एडमिशन ही होगा। यानी अगर ये बंदा इसका जवाब ना देता और चुप हो जाता तो फिर भी ये एडमिशन होता, लेकिन ये इम्प्लाइड मानवी एडमिशन होता। तो एडमिशन के लिए जनाब वाला ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, लेकिन ये जो कन्फेशन है ये हमेशा एक्सप्रेस वे में होगी, ठीक है जी। कन्फेशन हमेशा एक्सप्रेस वे में होगी। कन्फेशन जो बंदा कर रहा होगा उसको तमाम तर नशेब फराज बताए जाएंगे, उसको मैजिस्ट्रेट साहब ये बताएंगे कि आप किस ऑफेंस में कन्फेशन कर रहे हैं, इसकी सज़ा कितनी है, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं है, यानी ये तमाम चीज़ें उससे पूछी जाएंगी। और अगर
वो कहता है कि जी बिल्कुल मैं अपने होश हवास में हूँ और मैं ये एडमिट करता हूँ कि ये फ़लाँ जुर्म मैंने किया है, यानी गिल्ट को एडमिट करता है, तो तब जाकर वो कन्फेशन एग्जीक्यूट होगा। यानी ऐसा कोई भी कन्फेशन जो कि आर्टिकल नंबर 37 के तहत किया गया हो, यानी कोई थ्रेट है, कोई इंड्यूसमेंट है, किसी किस्म का कोई प्रेशर है, कोई प्रॉमिस है, तो वो एडमिशन कन्फेशन नहीं होगा। लेकिन अगर एडमिशन की वे में कहा जाए तो यहाँ पर किसी किस्म का ऐसा दबाव नहीं है। आर्टिकल नंबर 37 का अगर प्रेशर होगा तो फिर कन्फेशन नहीं हो सकता। अब इसके साथ हम अगर CRPC के सेक्शन 164 और 364 को पढ़ें तो वो हमें एक प्रोसीजर बताते हैं कि कन्फेशन किन सूरतों में होगी, क्या क्या एसेंशियल्स होंगे और किस तरीके से की जाएगी। तो वो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को ही शो कर रहे हैं कि कन्फेशन हमेशा एक प्रॉपर वे में की जाएगी और एक्सप्रेस्ड वे में की जाएगी। ठीक है जी, ये जनाबे वाला चौथा है। उसके बाद पांचवा जो डिफरेंस है वो है मेड बिफोर। जो एडमिशन है वो किसके सामने किया जा सकता है, तो कन्फेशन कैन बी मेड बिफोर अ कोर्ट, किसी भी अदालत के सामने एडमिशन किया जा सकता है, किसी भी ट्रिब्यूनल के सामने किया जा सकता है, या किसी ऐसी अथॉरिटी के सामने किया जा सकता है विच इज़ इंटाइटल्ड टू टेक एविडेंस, यानी जिसको ये पावर दी गई है कि वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, तो उसके सामने ये कन्फेशन किया जा सकता है। लेकिन एडमिशन किया जा सकता है। लेकिन ये जो कन्फेशन है, कन्फेशन कभी भी जनाबे वाला एक्स्ट्रा जुडिशियल नहीं हो सकता। कन्फेशन हमेशा एरिया मजिस्ट्रेट के सामने ही किया जाएगा। ठीक है जी, कन्फेशन हर हाल में किसके सामने किया जाएगा जी, मजिस्ट्रेट के सामने किया जाएगा। और ऐसा कोई भी कन्फेशन जो मजिस्ट्रेट साहब से हट कर किया जाए वो कन्फेशन नहीं तस्वुर किया जाएगा। ठीक है जी, ये आर्टिकल नंबर 39 की एक्सप्लेनेशन है, वो हमें बताती है कि कन्फेशन हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने की जाए और मजिस्ट्रेट वो होना चाहिए जो CRPC के तहत अपॉइंट किया गया हो। ठीक है जी, तो ये इनके दरमियान पांचवा डिफरेंस है। उसके बाद है जी नॉट कंक्लूसिव इन नेचर। जो एडमिशन है वो नॉट कंक्लूसिव इन नेचर है। आर्टिकल नंबर 45 कहता है कि कन्फेशन इज़ नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप, के जो कन्फेशन है ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है लेकिन इसके ऊपर स्टॉपल लगता है। कंक्लूसिव से क्या मुराद है, आप किसी सब्जेक्ट का जब इम्तिहान देते हैं तो वो कंक्लूसिव है, यानी उसके बाद या तो आपने पास होना है या फेल होना है। ठीक है जी, लेकिन एडमिशन जो है ये कंक्लूसिव नहीं है। यानी इस बंदे ने कहा था कि हाँ जी हमारे दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, तो जो कंक्लूसिव चीज़ होती है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन चूँकि ये नॉट कंक्लूसिव इन नेचर है तो इसके बाद भी, एडमिशन के बाद भी केस चलता है। इस बंदे ने कहा जी हमारे दरमियान एग्रीमेंट तो हुआ था, अब जो कोर्ट है वो देखेगी कि भाई एग्रीमेंट तो हुआ है, बुलाओ उस डीड राइटर को जिसने ये डीड लिखी थी, बुलाओ उन विटनेसेस को जिन्होंने इस एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर किए थे, बुलाओ उस रजिस्ट्रार को जिसके सामने ये डीड रजिस्टर की गई थी। तो तमाम तर लोगों को बुलाकर उनसे भी एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, उनसे पूछगछ की जाएगी और फिर केस के किसी नतीजे को जो है वो सामने लाया जाएगा कोर्ट की जानिब से। तो ये नॉट कंक्लूसिव इन नेचर है, जबकि जो कन्फेशन है ये कंक्लूसिव इन नेचर होती है। ठीक है जी, कन्फेशन जब भी होगी ये कंक्लूसिव इन नेचर होगी, यानी जब कन्फेशन हो जाएगी तो केस उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। ए के ऊपर चार्ज था कि उसने बी का मर्डर किया है। ठीक है जी, ए ने अगर एडमिट कर लिया कि भाई हाँ मैंने ही मर्डर किया है तो उसी वक्त इसको सज़ा दे दी जाएगी। ठीक है जी, तो आर्टिकल नंबर 43 ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि जो बंदा एक बार एडमिशन कर लेगा तो उस बंदे की हद तक उसको सज़ा दे दी जाएगी। तो कन्फेशन कंक्लूसिव इन नेचर है। उसके बाद स्टॉपल, भाई यही 45 आर्टिकल है, यही कहता है कि एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव इन नेचर तो नहीं है लेकिन ये स्टॉप कर देता है। यानी एक जो है बंदे ने एडमिट किया, यानी बी ने कहा हमारे दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, तो केस तो ख़त्म नहीं होगा लेकिन ये बंदा फिर अपनी बात से नहीं मुकर सकता। यानी एक बार जो एडमिशन कर दिया तो फिर कर दिया। उसके ऊपर आर्टिकल नंबर 37 वाली जो चंद एक शराइत हैं
वो फैक्टर्स इसके ऊपर लागू नहीं होते एडमिशन के ऊपर। यानी एक बार एडमिशन हो गया तो फिर हो गया, वो एडमिट करने वाले के खाते में ही है। लेकिन ये जो कन्फेशन है, कन्फेशन आर्टिकल नंबर जनाब वाला 37 के तहत रिट्रैक्टेड है। ठीक है जी, कन्फेशन से रिट्रैक्ट किया जा सकता है। कन्फेशन कंक्लूसिव इन नेचर है, लेकिन इससे रिट्रैक्ट भी किया जा सकता है। यानी एक बंदा एडमिट करता है, कन्फेशन करता है किसी चीज़ की, ठीक है, जब कन्फेशन हो जाती है तो 2-4 दिनों के बाद वो आकर अदालत को कहता है भाई मेरे ऊपर तो आर्टिकल नंबर 37 में से कोई फैक्टर इन्वॉल्व था मेरी कन्फेशन में, यानी मुझे कोई थ्रेट था या मेरे साथ कोई प्रॉमिस किया गया था या मेरे ऊपर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस था यानी इंड्यूसमेंट, तो इस तरह का कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व हो तो कन्फेशन करके उससे आप मुकर सकते हैं, लेकिन एडमिशन करके उससे आप नहीं मुकर सकते। ठीक है जी। एविडेंटरी वैल्यू, एडमिशन की क्या एविडेंटरी वैल्यू है? तो एडमिशन 2 तरह का हो सकता है, या जुडिशियल एडमिशन होगा या एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन होगा। ठीक है जी, यह एडमिशन जुडिशियल फॉर्म में हो सकता है या एक्स्ट्रा जुडिशियल फॉर्म में हो सकता है। अब जो जुडिशियल फॉर्म में है उसकी उतनी वैल्यू है और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल है उसकी भी उतनी ही वैल्यू है। एडमिशन की वैल्यू डाउन नहीं हो सकती, चाहे वो अदालत के सामने हो, चाहे वो किसी अथॉरिटी के सामने हो, चाहे वो किसी और पर्सन के सामने हो, एडमिशन हमेशा एडमिशन ही रहेगा। लेकिन ये जो कन्फेशन है ये अगर जुडिशियल होगा, ठीक है जी, एडमिशन अगर जुडिशियल वे में किया जाएगा तो ये बेस्ट प्रूफ ऑफ एविडेंस है। लेकिन अगर यही कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल वे में किया जाएगा तो फिर ये वीकेस्ट प्रूफ ऑफ एविडेंस है। यानी आर्टिकल नंबर 38 और 39 इसके साथ डील करते हैं कि एडमिशन जो है अगर पुलिस के सामने हुआ है तो वो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल इन नेचर है, और अगर एडमिशन, सॉरी मैंने यहाँ पर फिर 39 लिख दिया, 38 और 39, अगर पुलिस के सामने कोई एडमिशन हुआ है तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है, और अगर पुलिस की कस्टडी में हुआ है तो फिर भी वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है, और वो वीकेस्ट प्रूफ ऑफ एविडेंस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अनलेस कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने किया जाए और जुडिशियल कन्फेशन हो। यानी इस एडमिशन की एविडेंट्री वैल्यू है लेकिन कन्फेशन की कोई एविडेंट्री वैल्यू नहीं है। उसके बाद है जी फैक्टर्स, कि वही आर्टिकल नंबर 37 की बात की जा रही है कि कन्फेशन के ऊपर अगर फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे तो ये कन्फेशन से रिट्रैक्ट किया जा सकता है, इस कन्फेशन को ख़त्म किया जा सकता है, इस कन्फेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, जो कन्फेशन आर्टिकल नंबर 37 के तहत की गई है उसके ऊपर कोई इंड्यूसमेंट है, कोई थ्रेट है, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉमिस है तो वो ख़त्म की जा सकती है। लेकिन एडमिशन जो है ये ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर कोई इस तरह का फैक्टर जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। तो जितने भी एडमिशन्स होंगे उनके ऊपर ये फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनका कोई असर उनके ऊपर जो है नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये हो गया पॉइंट नंबर 9। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 10, ज्वाइंट एक्शन। ठीक है जी, ज्वाइंट एक्शन जो है उसका क्या असर होगा? तो एक मिसाल लेते हैं कि एक केस में ए, बी और सी जो है इकट्ठे जनाबे वाला फरीक मुकदमा हैं, पार्टी टू सूट हैं, और इनके ऊपर केस किसने किया है जी? डी ने किया है। अब इनमें से ए जो है ये इसके हक में एडमिशन दे देता है। ठीक है जी, अब आर्टिकल नंबर 31 ये कहता है कि ये जो ए का एडमिशन है वो बी का भी एडमिशन है और सी का भी एडमिशन है डी के रिगार्डिंग। ठीक है जी, ए, बी और सी में से अगर कोई बंदा भी एडमिशन करेगा तो ये इन तीनों का ही एडमिशन होगा। आर्टिकल नंबर 36 जो है ये इसकी एक्सेप्शन तो है, लेकिन ये एक अलग बात कर रहा है। हम सिर्फ इस वक्त 31 को ही डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 31 कहता है कि अगर ए, बी और सी में से कोई एक बंदा भी एडमिशन करेगा तो ये सबका एडमिशन होगा, यानी ज्वाइंट एक्शन इनके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन ये जो कन्फेशन का केस है इसमें आर्टिकल नंबर 43 कहता है कि अगर ए, बी और सी किसी केस में जनाबे वाला ज्वाइंट एक्यूज्ड हैं, को एक्यूज्ड हैं, तो अगर इनमें से एक बंदा कन्फेशन करता है यानी इनमें से एक कन्फेस कर लेता है तो सिर्फ एक का ही कन्फेशन होगा, इसको सज़ा दे दी जाएगी।
लेकिन ये जो बाकी के दो लोग हैं बी और सी, इनके लिए ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा, इनको इसकी कन्फेशन की बुनियाद पर सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है जी। तो ये हमने 10 पॉइंट्स पढ़े कि कौन एडमिशन कर सकता है। आर्टिकल नंबर 31 और 33 के तहत कोई बंदा भी एडमिशन कर सकता है जो कि जनाबे वाला जिसका किसी किस्म का कोई रिलेशन हो, पार्टी टू सूट हो, कोई एजेंट हो, कोई मुख्तार ख़ास हो, मुख्तार आम हो, तो वो एडमिशन कर सकता है। कन्फेशन जो है सिर्फ वो बंदा कर सकता है जिसके ऊपर जनाबे वाला इल्ज़ाम हो या जो एक्यूज पर्सन हो। ब्रॉडर टर्म है एडमिशन और कन्फेशन उसी का ही एक पार्ट है। कन्फेशन नैरो टर्म में है। एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों में किया जा सकता है और कन्फेशन सिर्फ क्रिमिनल केस में किया जा सकता है। एक्सप्रेशन, ये एडमिशन एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है, लेकिन कन्फेशन हमेशा एक्सप्रेसली होगी। अगर कन्फेशन जनाबे वाला आर्टिकल नंबर 37 के तहत की गई है तो उससे रिट्रैक्ट भी किया जा सकता है। जो एडमिशन है वो किसी कोर्ट के सामने, किसी अथॉरिटी के सामने या किसी भी बंदे के सामने किया जा सकता है, लेकिन कन्फेशन हमेशा मैजिस्ट्रेट के सामने की जाएगी। ठीक है। एडमिशन आर्टिकल नंबर 45 के तहत नॉट कंक्लूसिव इन नेचर है, जबकि कन्फेशन कंक्लूसिव इन नेचर है, यानी एडमिशन करने के बाद केस मज़ीद चलेगा, लेकिन कन्फेशन करने के बाद केस ख़त्म, जिसने कन्फेस किया उसको सज़ा दी, किस्सा ख़त्म और फाइल दाखिल दफ्तर। ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है कि स्टॉपल एडमिशन करके इससे मुकर नहीं सकते, लेकिन कन्फेशन करके इससे आप रिट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी एविडेंट्री वैल्यू। एडमिशन की एविडेंट्री वैल्यू चाहे वो जुडिशल हो या एक्स्ट्रा जुडिशल हो, इसकी एविडेंट्री वैल्यू अवेलेबल है हर सूरत में, जबकि कन्फेशन की केस में सिर्फ जुडिशल जो कन्फेशन है उसकी एविडेंट्री वैल्यू है। जो एक्स्ट्रा जुडिशल है वो वीकेस्ट प्रूफ ऑफ एविडेंस है, उसको किसी रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा और वो किसी किस्म की वैल्यू नहीं रखता। उसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 9, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फैक्टर असरअंदाज नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 9, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फैक्टर असरअंदाज नहीं हो सकता, लेकिन कन्फेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई फैक्टर आर्टिकल नंबर 37 के तहत कोई थ्रेट, कोई इंड्यूसमेंट, कोई प्रॉमिस, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो कन्फेशन जनाबे वाला उससे रिट्रैक्ट किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 10 पे है जी ज्वाइंट एक्शन। ए, बी और सी में से अगर कोई बंदा भी एडमिशन करेगा तो ये सब का एडमिशन तस्वर किया जाएगा और जनाबे वाला केस को आगे चलाया जाएगा। लेकिन कन्फेशन के केस में अगर ए, बी और सी में से कोई एक बंदा कन्फेशन करता है तो जो बंदा कन्फेशन कर रहा है उसको सज़ा दे दी जाएगी और बाकी की हद तक वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा और उसके ऊपर फर्दर केस चलाकर अगर गवाहान और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो गिल्टी तस्वर हुए तो उनको सज़ा मिलेगी, अदरवाइज़ उनको बरी कर दिया जाएगा। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम QSO की सीरीज़ जिस तरह हम कंटिन्यू कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।